हेलो ऑल, दिस इज़ मधुसूदन पांडे। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा आज का ये टॉपिक है अकाउंटिंग के डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो F11 करके फाइंड होते हैं हमें अकाउंटिंग के डिफरेंट फीचर्स। लेफ्ट क्लिक F11 पे मैं क्लिक करता हूँ। जैसे मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे मैं या तो F11 पे क्लिक कर सकता हूँ या F11 प्रेस कर सकता हूँ। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स आते हैं हमारे पास। हमारा पहला फीचर है अकाउंटिंग फीचर, सेकंड है इन्वेंट्री फीचर, थर्ड है हमारा स्टैट्यूटरी टैक्सेशन एंड फिफ्थ है हमारा एड ऑन। ये क्यों फ्रीजेस के बाद हम आगे बताएंगे। उसके बाद है क्विट। ठीक है, अकाउंटिंग फीचर सबसे पहले वन बाई वन हम टेक इट करते हैं। ठीक है, लेट्स टेक इट अकाउंटिंग फीचर। पहला मैं अकाउंटिंग फीचर ले रहा हूँ। ओके, तो सर क्लिक ऑन अकाउंटिंग फीचर। ये अकाउंटिंग फीचर आया। ओके, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं अकाउंटिंग फीचर के अंदर भी। जैसे एक है जनरल लेजर जनरल, दूसरा है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट फीचर, कॉस्ट एंड प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। उसके बाद आपका इन्वॉइसिंग की बात हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, बैंकिंग फीचर एंड अदर इनेबल्स। तो इन सब के बारे में बताऊंगा मैं। जो अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री, स्टैट्यूटरी फीचर्स, एड ऑन जो बाहर आ रहे थे वो यहाँ पे नीचे लिख के आ रहे हैं। आप F1 F2 F3 प्रेस करके भी उसके ऊपर जा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम इसकी बात करते हैं मेंटेन अकाउंट्स ओनली। अब जनरल फीचर में क्या है, हमें सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना है, हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, तो हम इसको मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस कर देंगे। जैसे कोई सर्विस फर्म है या जो ऐसी कंपनी है जो इन्वेंट्री मेंटेन करके नहीं रखते, तो उसके लिए सिर्फ अकाउंट्स ओनली को मेंटेन करना है। या वो मेंटेन इन्वेंट्री एक्सेल में मेंटेन करके रखते हैं, या इन्वेंट्री के लिए उन्होंने कोई और डिफरेंट सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है, तो उसके लिए हम मेंटेन अकाउंट्स ओनली, टैली में वो सिर्फ अकाउंट्स ही मेंटेन करके रखते हैं, तो उसके लिए हम ये वाला फीचर सेलेक्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स अब मैं दूसरे बताऊंगा इंटीग्रेटेड अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री। अब इस दूसरे पॉइंट में कहता है कि इंटीग्रेटेड, जिसके पास अकाउंट्स तो मेंटेन करना है, वो कह रहा है कि मुझे अपनी इन्वेंट्री भी टैली में मेंटेन करनी है, तो उसके लिए हम इसको यस कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबाओ। ठीक है, अब तीसरा है यूज इनकम एंड एक्सपेंस इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यूज इनकम एंड एक्सपेंस इंस्टीड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स की जगह आप इनकम एंड एक्सपेंस यूज करो। ये इनकम एंड एक्सपेंस कहाँ पे यूज होता है? ये इनकम एक्सपेंस वहाँ यूज होता है जैसे NGO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इनकम एंड एक्सपेंस यूज करती है बिकॉज उनको प्रॉफिट, वो कंपनी को प्रॉफिट करने का राइट नहीं है। वो ये सीधा इनकम एंड एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो इसको लिए उनको इनकम एंड एक्सपेंस करना होता है, क्योंकि उनमें कोई सेल नहीं होती। प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ बनता है? बेसिकली जहाँ पे सेल एंड परचेज होता है गुड्स का। यहाँ पे सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स का नहीं होता। यहाँ सिंपल इनकम एंड एक्सपेंस की बात की गई होती है। NGO की क्या इनकम हो रही है और उसके इनकम के कोरस्पोंडेंस वो क्या क्या खर्चे कर रहे हैं, तो ये इसकी बात की जाती है। अब जब हमारा फोर्थ पॉइंट है इनेबल मल्टीपल करेंसी। मान लो आपकी एक ब्रांच इंडिया में है, दूसरी ब्रांच साउथ अफ्रीका में, तीसरी ब्रांच अमेरिका में, चौथी ब्रांच कनाडा में, पांचवी ब्रांच पाकिस्तान में, छठी ब्रांच न्यूयॉर्क में। मतलब हर कंट्री में बहुत सारी ब्रांच है आपकी। ठीक है, और आप चाहते हो कि एक ही टैली के अंदर सारी ब्रांचों का, सारी कंपनियों का डाटा मेंटेन करा जाए। तो जैसे अमेरिका में जो सेल हो रही है वहाँ तो डॉलर के हिसाब से हो रही है, कनाडा में जो सेल हो रही है वहाँ कैनेडियन डॉलर के हिसाब से सेल हो रही है, जिम्बाब्वे में जो सेल हो रही है जिम्बाब्वियन करेंसी के हिसाब से हो रही है, दुबई में जो सेल हो रही है दुबई करेंसी के हिसाब से सेल हो रही है। तो यार वहाँ की करेंसी के तो वहाँ के हिसाब से मेंटेन होगा। तो अगर आप इसको यस करते हो तो वहाँ के हिसाब से मेंटेन होगा, अगर नो करते हो तो यहाँ के हिसाब से मेंटेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा फीचर्स आ जाता है हमारा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। ये क्या है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है। इसमें क्या कहते हैं, मेंटेन बिल वाइज डिटेल को बिल वाइज मेंटेन करना। हाँ, अगर हम पहले बिल की सेल करें तो बिल नंबर 2 आना चाहिए दूसरे बिल पे, तीसरे बिल पे बिल नंबर 3 आना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमें बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है। फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, मतलब जिसमें हम रेगुलर ट्रेडिंग नहीं करते। मान लो हमारा ऐसा कस्टमर है जो साल में 2-3 बार ही हमसे सामान खरीदता है, या 2-3 बार ही हमसे गुड्स खरीदता है, तो उसके लिए भी हमें बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है। यस, क्यों नहीं करनी? उसके लिए भी बिल वाइज डिटेल मेंटेन करनी है। ठीक है,
अब तीसरी बात करता है, इसको यस नो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने नो करा हुआ है क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि भाई जो साल में एक बार सामान खरीदने आता है तो उसको हमें मतलब बिल वाइज डिटेल मेंटेन नहीं करना। आप इसको यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। जिसको मेंटेन करना होता है यहाँ पे यस कर देता है, जिसको मेंटेन नहीं करना नो कर देता है। मेरे को मेंटेन करना था, मैं यस कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अब ये है तीसरा पॉइंट, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस में। वो कैसे, अब देखो, मान लो आपने 1 लाख का सामान बेचा किसी बंदे को, ठीक है, 1 लाख का सामान खरीदा किसी और से, ठीक है, आपकी जो मर्जी है उसके हिसाब से उसमें पेमेंट करने का दिन है 15 दिन का। 15 दिन के अंदर उसको पेमेंट कर देनी है, पर वो आपको पेमेंट कर रहा है 1 महीने बाद, तो 15 दिन का इंटरेस्ट जो है वो तो उसका कैलकुलेट होना चाहिए, तो इसलिए यस कर देता हूँ। यूज एडवांस पैरामीटर, ये क्या बोलता है एडवांस पैरामीटर, मतलब इंटरेस्ट का रेट क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट के टर्म एंड कंडीशन क्या है, जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो प्रिंसिपल के साथ ही पे होना चाहिए या उसको हम बाद में भी कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है यूज एडवांस पैरामीटर्स। ये एडवांस पैरामीटर्स, ये मतलब एडवांस पैरामीटर को यस करते हो तो जब आप एंट्री करते हो तो इंटरेस्ट के लिए वो रेट भी मांगेगा, और अदर पैरामीटर आपको कोई और सजेशन है तो उसके लिए भी वो ओके मांगेगा, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड ऑप्शन है कोर प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट। क्या हमें पेरोल मेंटेन करके रखना है? ये पेरोल क्या है? पेरोल बेसिकली आप ये कह सकते हो कि जैसे आपकी कंपनी में मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो उन 10 बंदों का डाटा मेंटेन करके रखना है। वो कब आते हैं, कब जाते हैं, उनकी क्या क्या सैलरी है, और वो उन्होंने सारे प्रूफ दिए हैं कि नहीं दिए। तो ये सब डाटा मेंटेन करने के लिए आपको पेरोल बनाना पड़ता है। तो पेरोल बेसिकली एक तरह से आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जिससे टैली ऑटोमेटिक सैलरी का कैलकुलेशन करता है, उनका डीए, एचआरए जो भी होता है, उनकी एक्सिस लीव अलाउंस, मैटरनिटी लीव, सारी कैलकुलेशन मेंटेन पेरोल के अंदर होती है। मतलब पेरोल के अंदर सारी डिटेल मेंटेन की जाती है। सेकंड पॉइंट है हमारा मेंटेन कॉस्ट सेंटर। आपको क्या कॉस्ट सेंटर मेंटेन करके रखना है? कॉस्ट सेंटर मेंटेन करके रखना है। कॉस्ट सेंटर बेसिकली क्या होता है? कॉस्ट सेंटर मतलब आप समझोगे कि जैसे आपकी कोई कंपनी है, सर्विस, जैसे कि आप बीपीओ की सर्विस देते हो, तो बीपीओ के सर्विस में क्या होता है, एक तरफ कॉल सेंटर का काम होता है। कॉल सेंटर में आपकी कमाई तो हो रही है, पर उसके कॉरस्पॉन्डेंट खर्चा, मतलब बेसिकली कॉस्ट सेंटर का मतलब आप ये समझो कि कॉस्ट सेंटर का मतलब बेसिकली होता क्या है। कॉस्ट सेंटर मतलब जहाँ से आपकी इनकम आ रही है। मान लो आपकी 4 जगह ब्रांच है, एक ब्रांच पे सिर्फ आप सेल करते हो, वहाँ पे आपको दनादन बहुत सारी सेल होती है, पर उस सेल के उस वहाँ पे सिर्फ सेल होती है, वहाँ पे कोई खर्चे नहीं होते। मतलब वहाँ पे आप परचेज नहीं करते सामान, सिर्फ वहाँ पे सेल करते हो, समझ गए? सिर्फ वहाँ पे सेल करते हो, कोई घर परचेज नहीं करते आप वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कॉस्ट सेंटर का मतलब, जो जहाँ पे आप सेल कर रहे हो उसके कॉरस्पॉन्डेंस का खर्चा कहाँ पे हो रहा है। मतलब मान लो वहाँ पे आप एक निरमा साबुन बेच रहे हो, इस निरमा साबुन की कॉस्ट कहाँ पे जनरेट हो रही है, उस वो निरमा साबुन कहाँ पे बन रहा है या कहाँ पे खरीदा जा रहा है, तो उसकी जो डिटेल मेंटेन करके रखनी होती है वो आपको कॉस्ट सेंटर के अंदर डिटेल मेंटेन करके रखनी होती है। कॉस्ट सेंटर मतलब हर प्रॉफिट सेंटर का एक कॉस्ट सेंटर होता है। मीन्स हर जगह जहाँ पे आप सेल कर रहे हो, हर उस जगह का एक ऐसा कॉस्ट सेंटर होता है जहाँ पे परचेज होता है या जहाँ पे कॉस्ट उसकी होती है, उसके कॉरस्पॉन्डेंस कॉस्ट होती है। यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग बेसिकली क्या होता है? जॉब कॉस्टिंग बेसिकली होता है, जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, जैसे आप लैपटॉप बनाते हो, तो लैपटॉप बनाने के लिए एक कोई भी मशीन जो आती है लैपटॉप बनाने की, उसमें एक सिंगल लैपटॉप नहीं बनता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक बार में 10 लैपटॉप बनते हैं या एक बार में 20 लैपटॉप बनते हैं। जैसे आपने पानी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखा होगा, तो एक बार में एक पानी की थैली तैयार नहीं होती, एक बार में कम से कम 100-200 पानी की थैली तैयार होती हैं। तो एक बार में 100 पानी की थैली तैयार करने के लिए उसको कहते हैं एक जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। तो उस जॉब कॉस्टिंग का खर्चा, उस जॉब कॉस्टिंग का कॉस्ट सेंटर क्या है, मतलब वहाँ पे पानी की जो बोतल तैयार हो रही हैं तो उसका क्या खर्चा है। और जॉब कॉस्टिंग आप ये भी कह सकते हो जैसे कि किसी और का काम वो आप अपने पास करते हो। जैसे कि जो पीस मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कपड़े बनाते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं, अपना सिलाई बुनाई का काम लोगों से करवाते हैं, तो वो उसको कहते हैं जॉब कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग का खर्चा कहाँ पे हो रहा है? जिन लोगों को वो सामान दे रहे हैं बनाने के लिए,
ठीक है। यूज प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर एलोकेशन, मतलब कॉस्ट सेंटर एलोकेशन आपने पहले ही डिफाइंड कर दिया है कि ये इस कॉस्ट ये इसका कॉस्ट सेंटर है इस प्रॉफिट सेंटर के लिए। सो ओपनिंग बैलेंस फॉर रेवेन्यू आइटम इन रिपोर्ट्स, जो भी हमारे पास प्रॉफिट है, जो भी हमारे पास इनकम है, उसका ओपनिंग बैलेंस हर रिपोर्ट में शो होना चाहिए। मतलब पिछले साल इस जगह से रेंट हमें आया था इतना, तो इतना हमारे पास बैलेंस बच गया था, क्लोजिंग खर्चा बच गया था। बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, जहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला मैं, ठीक है। तो इस इनकम में इतना खर्चा तो कर दिया, पर 50,000 रुपये बच गया, तो ओपनिंग अगले साल की ओपनिंग बैलेंस वो रिकॉर्ड होना चाहिए, दिखना चाहिए कि ये ओपनिंग बैलेंस बच रहा है। आ जाओ सभी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इनवॉइसिंग। इनवॉइसिंग बेसिकली क्या होता है? इनवॉइसिंग बेसिकली ये होता है जब भी आप कोई सामान की सेल या परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको इनवॉइस प्रिपेयर करना पड़ता है। बेसिकली इनवॉइस सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स के लिए बनता है, या कोई भी आप सामान परचेज कर रहे हो उसके लिए बनता है। लाइक आपने टीवी खरीदा तो टीवी का अलग इनवॉइस होता है। आप साबुन में डील करते तो सोप्स का अलग इनवॉइस बनेगा। मीन्स इनवॉइस, ठीक है। रिकॉर्ड इन परचेज इन इनवॉइस मोड, परचेज को भी इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड करना है। बेसिकली क्या है, जब आप किसी से सामान खरीदते हो तो आपको इनवॉइस देता है, उसकी एंट्री आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हो, तो उसको क्या आपको इनवॉइस मोड में रिकॉर्ड करना है। एंट्री इनवॉइस मोड में होनी चाहिए, नॉर्मल डेबिट एंड क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे इसकी बात हो रही है कि आपको सेल्स मेंटेन करके रखनी है या डेबिट एंड क्रेडिट मेंटेन करके रखना है। मतलब आपको फॉर्मेट डिफरेंट, इसमें बेसिकली क्या है, फॉर्मेट का लफड़ा हो जाता है। आपको इनवॉइस फॉर्मेट होना चाहिए या नॉर्मल जो कंपनी फॉलो करती है वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इनवॉइस कर मेंटेन कर रखना है तो यस कर दो, अगर नहीं करना तो नो कर दो। यूज एंड डेबिट एंड क्रेडिट नोट। बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट नोट क्या होता है? जब हम किसी से ज़्यादा सामान सेल कर देते हैं किसी को, या उससे हमारे पास उससे ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो उसके लिए हमें उसे डेबिट नोट इशू करना होता है। अगर हमने किसी से सामान ऐसी कोरस्पोंडेंस परचेज के हिसाब से होता है, अगर हमने किसी से ज़्यादा अमाउंट में परचेज कर लिया तो उसके लिए हमें उसको क्रेडिट नोट इशू करना होता है, ठीक है। बेसिकली डेबिट नोट क्रेडिट नोट जब इशू किया जाता है जब हमने सेल तो कर दी है, पर उसके कोरस्पोंडेंस में उस सेल में कोई बढ़ोतरी या घटोतरी हुई है, या हमने हमारा सामान खराब हो गया, हमने उसको वापस कर दिया, या जो हमने सामान बेचा था वो सामान वापस आ गया, तो उसके लिए डेबिट एंड क्रेडिट नोट का यूज किया जाता है, ठीक है। अब बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट हमारा 5th पॉइंट। बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट क्या है? मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। कोई भी फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले, या आपके पास कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला है उसके से पहले आप उसके लिए एक बजट मेंटेन करते हो, या कोई आप कहीं पे आपको टेंडर निकला है, उस टेंडर की ऑक्शन के लिए मीन्स वहाँ पे बोली लगाने के लिए पहले आप बजट मेंटेन करते हो कि ये रोड का कॉन्ट्रैक्ट निकला है, इस रोड के कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपका 1 लाख का खर्चा होगा, पर टेंडर का अमाउंट है 2 लाख, तो वो बजट एंड कंट्रोल्स, उस जो कॉस्ट आपने एलोकेट किया उसके लिए आपको क्या क्या कंट्रोल लगाने पड़ेंगे वो भी आपको मेंटेन करना होता है। कंट्रोल इन द सेंस कि कितने से ऊपर का रोड ही आना चाहिए, अगर उससे ऊपर आ गया तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए। कितने से ऊपर का सीमेंट आना चाहिए, सीमेंट उससे नीचे नहीं आना चाहिए, उससे ऊपर का आना चाहिए। तो ये बेसिकली कॉस्ट सेंटर्स मेजर्स होते हैं जिसको कंट्रोल को कहते हैं। यूज रिवर्सिंग जनरल्स, मतलब जनरल्स को रिवर्स कर दें, मतलब जो हमने एंट्री करी है उसको हम डिलीट ना करें, उसको एंट्री को हम रिवर्स कर दें। बेसिकली ये जब यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमारे से गलती हो गई है, पर हमें गलती हमें पता भी होनी चाहिए इन फ्यूचर, इसलिए हम उस एंट्री को डिलीट नहीं करते, उस एंट्री को हम रिवर्स कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट है बैंकिंग फीचर्स। जो हम चेक की एंट्री कर रहे हैं उसकी प्रिंटिंग होनी चाहिए, अगर होनी चाहिए तो यस, नहीं होनी चाहिए तो नो। सेट एल्टर ट्रांजेक्शन टाइप, मतलब ये क्या कह रहा है, जैसे रिसिप्ट की एंट्री डाल लें और उसमें हमने मान लो परचेस पेमेंट की एंट्री डाल दी, क्या हम रिसिप्ट का ट्रांजैक्शन टाइप मतलब रिसिप्ट का वाउचर बदल के परचेज वाउचर कर सकते हैं? यस, हम कर सकते हैं। सेट एल्टर बैंकिंग फीचर्स, बैंकिंग फीचर्स को हम चेंज कर सकते हैं, लाइक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, बैंक की ब्रांच का एड्रेस जो भी है उसको हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं, ठीक है। सेट एल्टर पोस्ट डेटेड ट्रांजेक्शन फीचर्स, मतलब जो फ्यूचर की ट्रांजेक्शन है पोस्ट डेटेड, जो फ्यूचर में आने वाली है उसको हम चेंज कर सकते हैं। यस, चेंज कर सकते हैं, पर उस पुरानी उससे प्री
ट्रांजैक्शन को चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट अदर फीचर्स का है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अदर फीचर इनेबल जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन, मतलब कोई एंट्री जीरो अमाउंट की है, मीन्स हमें सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है तो उसको हमें एंट्री करना है, यस करना है। बेसिकली ये जब किया जाता है जब हमारे मान लो बैंक में डेबिट एंड क्रेडिट दोनों हो गया हो और उसकी एंट्री मतलब 10,000 से डेबिट हुआ, 10,000 से क्रेडिट हो गया हो, तो उसकी मेंटेन करने के लिए हमें ये एंट्री की जाती है। बेसिकली उनका इस्पेक्ट जीरो होता है। मेंटेन मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स फॉर कंपनी एंड लेजर, सेट कंपनी मेलिंग डिटेल्स मीन्स एक कंपनी की 10 मेल है तो उस 10 मेल की मतलब ब्रांचेस का 10 मेल आईडी डालनी होनी चाहिए, उस मेल आईडी के डाले। इनेबल कंपनी लोगो, कंपनी का लोगो इनेबल कर दो। कंपनी का लोगो मीन्स कंपनी का लोगो भी हमारे बिल के ऊपर आना चाहिए। यस, तो हमें यहाँ पे लोकेशन ऑफ लोगो क्या है, हमने अपने सिस्टम में लोगो कहाँ रखा हुआ है और उस लोगो का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, BPEG एंड JPEG, और साइज 96 पिक्सल की चौड़ाई, 80 पिक्सल की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, जो कंपनी का लोगो जो प्रिंट होगा वो स्पेसिफिक रिपोर्ट पे प्रिंट होगा एंड वाउचर पे ही प्रिंट होगा सिर्फ। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। ओके, मेक चेंजेस वाउचर, वाउचर में चेंज करना है आपको तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, यस, चेंज वाउचर में चेंज करना होता है। आपने मान लो एक बार एंट्री डाल दी, उसके बाद आपको चेंज करना है तो यस हमें चेंज करना है तो यस कर देंगे इसको, फिर इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह आपका अकाउंटिंग फीचर्स का पूरा ट्यूटोरियल था, ये आपका पूरा हो गया। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इन्वेंट्री फीचर्स, स्टैच्यूटरी फीचर्स और उसमें क्या क्या एड ऑन्स हो सकते हैं उन सब की हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें इसको और आने वाली वीडियो प्लीज़ देखें, इससे आपकी नॉलेज इन्हेंस होगी एंड यू आर एबल टू गेट गुड अपॉर्चुनिटी इन इंडस्ट्री। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, लव you all. Please subscribe and share our channel.